अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 जून 2026, 27 जून 2026। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, ज़लज़ले आ रहे हैं दुनिया के तूलो अर्ज़ में। बिल्कुल आ रहे हैं। आपने देखा वेनेज़ुएला में आया, फिर फ़िलिपाइन में, वो तो खैर 7 से ज़्यादा था शिद्दत उसकी। सिर्फ ज़लज़ले नहीं, क्लाइमेट चेंज का जो इशू बन रहा वेरिएशंस है। हो रही हैं लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर, हीट वेव, वो लाहौर से एम्बर भी ज़्यादा अलर्ट। गर्मी है वहाँ। और जी। वहाँ कोई पंखे नहीं है, वहाँ कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, बिकॉज वहाँ के मौसम कभी ऐसा हुआ नहीं है। देव नेवर फेल्ट द नीड फॉर एयर कंडीशनर्स एंड फैंस। जी। तो फ्लैट्स के अंदर, घरों के अंदर ना पंखे हैं ना एयर कंडीशनिंग है। वो तो बुरी हालत है उनकी। वो तो अब वो कैनाल्स जो हैं उसके अंदर को छलांगे मार के, जैसा लाहौर दी नहर इतनी लोग जी। करते, वो पेरिस में ये हो रहा है। और वहाँ का मौसम एक अजीब सी घुटन जैसा है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले वहाँ इस नौयत की गर्मी देखी नहीं गई। अब वहाँ पर उनकी एयर कंडीशनर्स की जो सेल है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है यूरोप में, और फिर पंखे वहाँ पर बिक रहे हैं। वो लोग आदी नहीं है इस चीज़ के। आयशा, मैं बताऊँ, वहाँ जोनिंग लॉज और जो लैंड प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं, वहाँ आप एयर कंडीशनर्स, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में फिर और है। हाँ। क्योंकि अमेरिका में बड़ी गर्मी भी पड़ती है ना। हाँ। तो वहाँ तो आप इसके जैसे हम यहाँ एयर कंडीशनर लगाते हैं जिसका आउटर यूनिट बाहर होता है, यूके में तो अलाउड नहीं है। तो वो तो वहाँ तो आप बाहर को यूनिट लगा ही नहीं सकते। वो कहते हैं ये हमारी सारी डिसफिगर कर देता है हमारी लैंडस्केप जो है, अर्बन लैंडस्केप। तो अब वो वहाँ तो वो पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स वो चाइना से आते हैं और इटली से आते हैं, वो बिकते हैं और वो कमरे के अंदर आप रखते हैं, और एक इस किस्म की होस सी होती है जो कि आप खिड़की के ज़रिए बाहर ऐसे थोड़ी सी करके निकाल देते हैं। हाँ। और वो भी फिर आपको देखना पड़ता है कि वो किसी की प्रॉपर्टी के साथ नहीं है, हवा उसकी कहाँ जा रही है, बड़े बड़े रूल्स हैं वहाँ, रेगुलेशन बदलने पड़ेंगे सारे, जैसे मौसम बदल तो रहा है। मौसम, क्लाइमेट चेंज, तो आप अर्थक्वेक्स कर रहे हैं, ये और होगा। द अर्थ इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, असल में मैं इसलिए कह रही थी कि आज पाकिस्तान में भी ना लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और गिरदनवा में ज़लज़ला महसूस किया गया, और रिक्टर स्केल पर 5.9 के अराउंड उसकी शिद्दत बताई जा रही है। तो ज़लज़ले, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल चेंजेस, ये सब एक साथ इस वक्त दुनिया को फेस करने पड़े हैं। लेकिन आपका एनालिसिस इस पर काफ़ी पुराना है। अगर हम ईरान, अमेरिका, इजराइल के मामले की बात करें तो आप बहुत पहले बता चुके थे कि बातें आगे किस तरफ जाएंगी और मसले बढ़ेंगे। मसले बढ़ते हुए दिखाई यूँ दे रहे हैं कि सीज़ फायर है, MOU है, इसके बावजूद एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने टारगेट किया एक शिप को, तो अमेरिका ने उसमें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने ड्रोन साइट्स और जो मिसाइल साइट्स थी उनको टारगेट किया। लेकिन ईरान का ये कहना है कि आप MOU की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो उसकी पहली शिक है, आप उसी को नहीं मान रहे। आप उससे पहले ये बता चुके थे कि ये मामला कितनी पेचीदगियों का शिकार है और क्या बनेगा, तो आपकी पेशगोई शामिल करते हैं। मेरा ख्याल है अभी आप देखिएगा गोइंग फॉरवर्ड, अगले दो तीन दिनों के अंदर ये शायद और टेंशन बढ़े वहाँ। मेरा ख्याल है प्लानिंग इस किस्म की शायद करेंगे ये कि अब से लेके नवंबर तक, जबकि मिड टर्म्स हो रहे हैं, उस वक्त तक थोड़ा बहुत ठक ठक होती रहे, आना जाना रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे छोटे पैमाने पे, मगर ये MOU जो है ना उसके ऊपर काम होता रहे थोड़ा बहुत। मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। ये समझना कि आप जी बस गल्फ़ का मसले हल हो गए, ये ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी और ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये MOU तो बहुत अच्छा MOU है, मगर इसमें अगले 60 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि ये जो बहरीन के अंदर ये जो GCC वालों ने जो बयान दिया है, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है जी। और इसके ऊपर ईरान का बहुत सख्त एतराज़ होगा। वो तो कल बात हो गई, और मैंने कहा था कि मुझे अब ऐसे लगता है कि आगे गड़बड़ होगी, ये स्मूथली नहीं चलेगा और इसमें काफ़ी झटपट होगी और आना जाना होगा और लड़ाई झगड़े फिर शुरू होंगे। और कल रात ही को, लेट नाइट और अर्ली दिस मॉर्निंग, आपने देखा वही हुआ कि अमेरिका ने काउंटर अटैक किया जी। और उनके एक आइलैंड के ऊपर बमबारी की, उनकी कोस्टल बैटरीज के ऊपर बमबारी की, जिसके बाद फिर ईरान ने बहरीन के अमेरिकन अड्डा जो है वहाँ, उनका ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से ये मिसाइल्स आती हैं और वहाँ से ये चढ़ते हैं जहाज़, तो उन्होंने उसके ऊपर फिर ड्रोन अटैक किया। तो अब बात ये है कि ये तो बड़ी सीरियस वायलेशन है जी। और एस्केलेशन है जिसे आप समझते हैं। और ईरान की तरफ से किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई जाएगी। उनका जो मौक़िफ़ था वो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, मगर ये जो बहरीन के अंदर जो स्टेटमेंट आया है वो 3-4 जगह पे वो MOU को वायलेट करता है। अच्छा, और उसके ऊपर बहुत से अब तबसरे भी होने शुरू हो गए हैं कि ये वायलेशन जो हो रही है ये सारी अमेरिका की तरफ से हो रही है और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से हो रही है। तो इसलिए ये लेबनान के अंदर जो हो रहा है ये तो बड़े वाज़ेह था, पहला ही पॉइंट है MOU का कि लेबनान के अंदर जो है वो सीज़ फायर होगी और उसके बाद
डिस्कशन शुरू होगी कि इसराइल ने वहाँ से कैसे विड्रॉ करना है, फॉरेन ऑक्यूपेशन नहीं होगी। तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक तरफ अमेरिका ने लेबनान के प्रेसिडेंट को और इसराइल को इकट्ठा बैठा के और उनके ऊपर प्रेशर डाल के ये फैसला करवा लिया है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी फ़ौज जो है वो भेजेगी सदर्न लेबनान और वहाँ हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी। और हालांकि इसराइल बैठा होगा वहाँ, इसराइल हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी। तो ये तो हिजबुल्लाह और लेबनान की फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं, वही सिविल वॉर। सिविल वॉर। तो ये और इसके ऊपर गल्फ स्टेट्स ने ओके कर दिया, हाँ ठीक है करो। तो एक तो ये सीरियस वायलेशन ऑफ द MOU। उसके बाद फिर ये जो गल्फ के ऊपर जो स्ट्रेट के ऊपर है, हॉर्मुज़ के ऊपर जो बात हो रही है, उसके ऊपर भी मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि ओमान और ईरान के दरमियान बैक चैनल में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है कि छोटी मोटी फ़ीस चार्ज की जाएगी, 2 महीने के बाद देखा जाएगा, इसके ऊपर बात होगी। कोई ईरान ने कमिटमेंट नहीं की कि इसके ऊपर चार्ज नहीं लिया जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। और इधर से इन्होंने ऐलान कर दिया, ये 6 मुल्कों ने, अमेरिका बैठा हुआ है ऊपर रूबियो, और ऐलान कर दिया कि जी किसी किस्म की भी फ़ीस नहीं चार्ज होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इट्स अगेन अ वायलेशन ऑफ द MOU। तो मैं समझता हूँ कि और फिर ये जो बात की एक और वायलेशन है MOU के अंदर, तो जिक्र ही नहीं है कि जी आप कि मिसाइल प्रोग्राम या आपके ड्रोन प्रोग्राम या किसी ऐसी आपकी मिलिट्री जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी। इसके ऊपर फिर बात आ गई है इसके अंदर। तो ईरान मस्ट बी वेरी अपसेट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन है जो अमेरिका ने बैठ के ये 6 या 7 ममालिक से अंगूठा लगवा लिया इसके ऊपर। और क्या उनको कहा है, क्या धमकी दी है, क्या कोई वादे किए हैं झूठे सच्चे, क्या किए, मगर ये जो है दिस इज़ अ वायलेशन। अब सिचुएशन ये है कि अब ईरान क्या करेगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ईरान चुप करके नहीं बैठेगा। तो अगर ईरान चुप करके नहीं बैठेगा तो वो जब भी ऐसी प्रोवोकेशन होगी तो वो उसका बदला लेगा। वो तो ये इसी चीज़ को वो कहते हैं एस्केलेशन लैडर। कि आप एक चीज़ करते हैं, दूसरा फिर उसके ऊपर एक्ट करता है, फिर आप कुछ करते हैं, फिर दूसरा उसके ऊपर एक्ट करता है। आहिस्ता 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 जो लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जाता है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो अब अभी तक तो ईरान ने रिस्ट्रेन किया, जितनी बमबारी उन्होंने की है ईरान ने तो उसके आधे भी नहीं की वापस में। उन्होंने तो ठीक ठाक वहाँ अटैक्स किए हैं। फिर इजरायली जहाज़ जो हैं वो गल्फ़ के ऊपर उड़ रहे हैं इस वक्त। ये ईरान ने इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया है कि ईरान ने MOU में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं अमेरिकन बाहर के जो फोर्सेस हैं वो भी विड्रॉ करेंगे। यहाँ ये इजराइल के जहाज़ वहाँ से उड़ रहे हैं और इस बमबारी के अंदर प्रॉबेबली हिस्सा भी लिया है। तो मैं समझता हूँ कि नीयत जो है अमेरिका की जो है वो और इजराइल की मिल के इसको डिरेल करना है इस MOU को। अब दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज ईरान किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेगा। और ईरान के अंदर पहले ही लोग थे इंक्लूडिंग द आयतुल्ला जो कहते थे कि अमेरिका को ट्रस्ट मत करें। मैं समझता हूँ कि ये दगाबाजी करेगा, धोखा देगा आपको, मगर क्योंकि आप प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान और वो जिम्मेदारी लेते हैं तो इसीलिए तो उन्होंने उधर खाता इजाज़त दे दी। तो अब वहाँ तो डिबेट शुरू हो जाएगी ना, हमने क्या कहा था आपको, ये देखें क्या कर रहे हैं आप। हम तो बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, हम ओमान के साथ बात कर रहे हैं, हम कतर के साथ बात कर रहे हैं कि कोई बायलैटरली इस चीज़ को मसले को हल करें। और ये इन्होंने क्या किया, ये ले गए इन सबको बाहर बैठा के। अभी जैसे मैंने कहा MOU के ऊपर स्याही जो है वो अभी तक खुश नहीं हुई, और वहाँ बैठ के उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा दी है और सबके अंगूठे लगवा दिए उसके ऊपर। तो वहाँ तो ईरान के अंदर डिबेट शुरू हो जाएगी कि हार्ड लाइनर्स कहेंगे हमने आपको क्या कहा था, डोंट ट्रस्ट देम। ये भी नहीं कि इनको भी ना ट्रस्ट करें, ओमान को ट्रस्ट ना करें, कतर को ट्रस्ट ना करें। हालांकि ओमान और कतर ने पॉजिटिव रोल्स भी अदा किए, सऊदी अरेबिया ने पॉजिटिव रोल अदा किए, और ये लोग जो हैं अब वहाँ उनके सामने खड़े नहीं हो सके, और ये सारा उन्होंने बयान उनसे दिलवा दिए। तो आई थिंक कि ये बात आगे टेढ़ी होगी। किसी स्टेज पे भी मेरा ख्याल है ईरान ये कर सकता है कि फिर से वो एम्बार्गो लगा दे। अच्छा, बंद कर दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर बंद कर दे। अच्छा, और अभी तो धमकी है, अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी इजाज़त लेके जाएं। कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। अभी वो कह रहे हैं हमारी इजाज़त लेके जाएं, हमें इतला करके दें, हम आपको बताएंगे कहाँ से जाना है। तो मगर वो क्या कर रहे हैं कि जो लेन से ईरान ने डिमार्केट किया है कि ये सड़कें हैं, जी ये रूट्स हैं, इनसे जाएं, वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे रूट से आ रहे हैं जो ओमान के करीब है, ताकि ये तो ईरान को तो ज़ाहिर तकलीफ होगी बिकॉज ये तो ईरान कंट्रोल कर रहा है सारे उसको, उन्हीं का तो ये हथियार है एक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लेबनान वाला इशू, इसके ऊपर मसले बनेंगे सीरियस किस्म के,
क्योंकि अगर किसी सूरत में भी लेबनीज आर्मी मूव करती है हिजबुल्लाह के खिलाफ तो ईरान तो विल रिएक्ट वेरी बैडली, और हिजबुल्लाह भी लड़ेगा, और एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ फिर हुथीज़ भी आ जाएंगे। ये लोग फिर, इसे एस्केलेशन कहते हैं जी। फिर वो रेड सी के अंदर भी, और जब ये होगा तो फिर अमेरिका क्या करेगा, फिर इसराइल क्या करेगा, फिर इनके ऊपर और प्रेशर होगा कि आप वापस लड़ें। तो इसी को वो एस्केलेशन लैडर कहते हैं। ठीक। क्योंकि ये आई थिंक आयशा दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है उसको फिर एक्टिव करना पड़ेगा, फिर भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। और ये जो डबल गेम खेल रहे हैं, जेडी वैंस एक तरफ एक बात कर रहा है और मार्क रूबियो दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहा है। मार्क रूबियो 100% इसराइल की साइड ले रहा है, और जेडी वैंस जो है वो चाहता है कि ये सेटल हो, बचाया जाए और ये वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाया जाए, और वो जो भी जो MOU है उसको डिफेंड कर रहा है। हाँ। और मार्क रूबियो MOU को नहीं डिफेंड कर रहा, उसको वायलेट कर रहा है। ये उसके पैरेलल GCC की एक स्टेटमेट लेकर आए हैं सामने जो तो मुतजाद है। हाँ। तो सिट साहब, ये अंदरूनी तौर पर पेंटागन और व्हाइट हाउस के दरमियान कोई खिंचातानी का आपको मुहर्रिक नहीं लगता? एक तरफ मार्को रूबियो चल रहे हैं और एक तरफ जेडी वेंस। मैंने ये कल के प्रोग्राम में भी आपने ये सवाल पूछा था। हाँ। और मैंने आपसे कहा था ये सोची समझी गेम है, ये ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन है आपस में, नहीं, ये सोची समझी गेम है। क्योंकि मार्क रूबियो एक कंस्टिट्यूंसी है अमेरिका में और इसराइल में, उसको खुश रखना चाहता है, और जेडी वैंस है वो एक दूसरी कंस्टिट्यूंसी अमेरिका में जो जंग को ख़त्म होना चाहती है। नौजवान तबका और जो बाकी लोग हैं वो चाहते हैं इसको ख़त्म किया जाए, ये फॉरएवर वॉर ना बनाई जाए। और उधर दूसरी जो कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से हैं, डेमोक्रेट्स के हिस्से हैं, रिपब्लिकन्स हैं, एपैक है, इसराइल है, इनके साथी दोस्त हैं जो चाहते हैं कि इस जंग को जारी रखा जाए और रजीम चेंज से कम हमने बात नहीं माननी। तो मैं समझता हूँ ये दो कंस्टिट्यूंसीज हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, इसके प्ले भी कर रहे हैं, बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मगर इसका जो नेट इफेक्ट है वो ये बैलेंस नहीं होगा, एस्केलेशन होगी। लेकिन एस्केलेशन के लिए ये जो रिपब्लिकन डोमिनेंट सेनेट में एक करारदाद आई है, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर दोबारा अटैक करना चाहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप तो उन्हें इजाज़त दरकार होगी कांग्रेस की। नहीं, मेरा ख्याल है वो नहीं चलेगा, वो तो एक रेजोल्यूशन ही है, अभी कोई कानून तो नहीं बनाना जी, वो सिंबॉलिक है। हाँ, सिंबॉलिक है, वो सिर्फ एक इशारा है। अभी तक तो फुल बैकिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉम कांग्रेस, क्योंकि उनकी मेजॉरिटीज हैं दोनों जगह, दोनों हाउसेस में। तो आई थिंक ये गेम चलेगी ऐसे ही आयशा टिल द मिड टर्म्स। राइट। अच्छा, अब यहाँ कोई नई कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू होगी। नई कंस्पिरेसी थ्योरीज या आप समझें सोशल रियलिज्म थ्योरीज। एक बहुत अहम कमेंटेटर है जो कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म के ऊपर लिखते हैं, रॉबर्ट पैप। रॉबर्ट पैप की लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये एस्केलेशन लैडर चलेगा। अच्छा। यहाँ पावर की गेम है, ये अब और कोई गेम नहीं है सिवाय पावर की। ये अमेरिका का पावर अगले 10 साल में ऐसे लगता है कि कम होगा और मल्टीपोलैरिटीज़ निकलेंगी। उनका ये कहना है कि मिडल ईस्ट के अंदर ईरान सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, पहले चाइना है, रशिया है, वो तो है ही, और फिर वो कह रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट के अंदर ईरान विल बी द पैरामाउंट पावर। अच्छा। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका जो है हर किस्म की हरकत करेगा, और इसकी वजह से एस्केलेशन भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। अच्छा। और उनका ये कहना है कि इसराइल अब वो पावर नहीं रहेगा। इसराइल अमेरिका के साथ मिल के एब्राहम अकॉर्ड्स का मकसद ये था कि इसराइल शुड बी द डोमिनेंट पावर, इसीलिए ईरान रहता था रास्ते में, उनको ख़त्म करना था। रॉबर्ट पेप का ये कहना है कि अब चाइना रशिया के अलावा 2 और नए पावर्स निकलेंगे। अच्छा। एक ईरान निकलेगा और एक टर्की निकलेगा। अब पाकिस्तान को छोड़ दिया नहीं, पाकिस्तान तो इकोनॉमी नहीं है ना, पावर बनने नहीं सकता ना। जिनकी इकोनॉमीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वही पावर बनते हैं ना, और लड़ने वाले भी वही हैं। हम तो किसी लड़ाई में नहीं हिस्सा लेना चाहते। तो अब बात यह है कि अगर ये सिचुएशन है तो इसराइल तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है इसराइल के सारे ग्रेटर इसराइल प्लान्स, डोमिनेशन, वो सब फारग है। और इसराइल के बाय द वे अगर ईरान ये फैसला करे कि हमने सख्त अटैक करना है इसराइल के ऊपर, तो ईरान को तो सिर्फ 100 मिसाइल्स फेंकने हाइफा के ऊपर, उनकी जो पोर्ट है जहाँ से 60% इसराइल की सारी तजारत आती है जाती है, तो वो तो अगर पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसराइल तो आइसोलेट हो जाएगा। ऊपर से अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि हमारे टैक्स डॉलर्स आर सपोर्टिंग इसराइल। तो आयशा, आई फियर दैट इस वक्त एक अगर डायलेक्टिकली इसको देखा जाए, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ कम हो रही है, जैसे चीज़ें बढ़ती है और कुछ चीज़ें कम होती हैं इन रिलेशनशिप, तो उस सूरत में अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि इसराइल का पावर
डिमिनिश हो रहा है और ईरान का पावर बढ़ रहा है। और ये जो अमेरिका की डिफीट हुई है, इसके साथ ईरान का पावर बहुत बढ़ गया। यही सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की भी है जी। इंडिया का पावर वाज अनचैलेंज्ड, इधर उधर चाइना का पावर वाज अनचैलेंज्ड। हमारा जो पिछले साल जो जंग हुई है उसके साथ हमें एक रिलेटिवली पावर का भी हमें भी इक्वेशन मिल गया है, हम भी उस इक्वेशन में आ गए। और अब हमने जो डिप्लोमेसी में जो काम किया है उसके साथ हम भी एक रीजनल पावर की हैसियत अपनाने लगे हैं। तो आई थिंक ये मल्टीपोलैरिटी आगे बढ़ेगी, जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी रीजन्स के अंदर, क्योंकि जो लोग पहले बड़े थे उनको चैलेंज किया जाएगा। जैसे हम अब इंडिया को चैलेंज करेंगे, ईरान इसराइल को चैलेंज कर रहा है, गल्फ स्टेट्स को चैलेंज कर रहा है, टर्की सीरिया और इराक में चैलेंज करेगा, आप देख लीजिएगा। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल हैपन गोइंग फॉरवर्ड। और चाइना जो है वो अब ताइवान लेके ही रहेगा। ठीक, ये तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक, यानी बहुत से जो मामलात है वो रिजॉल्व होंगे और नए उठेंगे, और उसके दौरान कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ब्लडशेड होगी, जंगें होंगी। नया ऑर्डर जब आता है मंजरनामा, तो वो पुराने ऑर्डर के साथ लड़ के आता है। पुराना ऑर्डर जो है उसको छोड़ता नहीं कि आप आ जाए हमें छोड़ फारग कर दें, लड़ाई होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ये पहली मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। अब यूरोप के अंदर भी आप देख लें, यूक्रेन वॉर जो है वो उसने इतना स्ट्रेन डाल दिया नेटो के अंदर कि नेटो टूटने को आ रहा है, कैटलिस्ट बन गए उसमें, नेटो टूटने को आ रहा है। एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो कि 100% अपनी अब डिफेंस के ऊपर पैसे खर्च करने लगा था और अपने सोशल वेलफेयर स्टेट को ख़त्म करने लगा था, वो उसकी छुट्टी हो गई। तो यूरोप भी अब डिवाइड हो गया ना ऑन क्या हाउ टू डील विद रशिया एंड द यूक्रेन वॉर। तो अमेरिका पहले पुल आउट हो गया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज आपको सिर्फ छोटी छोटी इशारे नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स। मगर अगर आप डायलेक्टिकली देखें, एक तरीका होता है एनालिसिस का, रियलिज्म का, डायलेक्टिकल का, कि क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या। तो आज जो चीज़ बढ़ रही है उसके रुकावटें होंगी, मगर वो बढ़ती जाएगी। या तो हो ना कोई एक साल के लिए बढ़े फिर दूसरे साल गिर जाए, नहीं, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आ रहे हैं मल्टीपोलैरिटी के। तो वो आप देखिएगा अगले 5-10 साल के अंदर अंदर ये सारा जो सिनारियो है ये चेंज हो जाएगा। मगर दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त सबसे अहम कॉन्फ्लिक्ट है, ये होगी। और इसके ऊपर अब अगर पाकिस्तान ने रोल अदा करना है तो पाकिस्तान को तो स्लीपलेस नाइट्स होंगी। आप फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें, ये फिर टूटेगा ये MOU, फिर भाग दौड़ होगी, फिर ये आना जाना होगा, फिर इनको बनाया जाएगा, फिर मुआहदे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और किसी स्टेज पे ऐसे लगेगा कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बहुत आगे बढ़ गई। और फिर ये भी लोग कह रहे हैं इस जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना भी दो पैसे का चाल डालना चाहता हूँ, हाँ 2 सेंट्स। तो वो ये कि मेरा ये ख्याल है कि ये नवंबर के बाद सिचुएशन फिर बिगड़ जाएगी। कहाँ बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, नवंबर इलेक्शंस के बाद आई थिंक थिंग्स विल चेंज अगेन। मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रेशर है इस वक्त, मगर क्योंकि और कि ईरान को ख़त्म करना है, मगर वो इसलिए नहीं आगे बढ़ रहा। 2 वजूहत हैं। एक ये कि ग्लोबल इकोनॉमी सफ़र कर रही है और अमेरिका भी सफ़र कर रहा है, और उसका ख्याल है कि ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हम, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसलिए इसको कुछ सांस लेने की होल्ड कर लें। दूसरा ये है कि अभी पूरे डिटेल्स निकल रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स जो है वो बिल्कुल कुछ हथियार तो आधे ख़त्म हो गए, और जो मिनिमम रिजर्व लेवल्स होते हैं डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, आखिरी स्टेज पे आ चुके हैं। और पूरी एक रिपोर्ट शाया हुई है, अगर आप कहें तो अगले प्रोग्राम में हम वो रिपोर्ट भी शाया कर करेंगे कि अगर रशिया या कोई और मुल्क ऐसा करता है कि या किसी के साथ जंग लगती है तो अमेरिका इस चाइना का ना इशू बेसिकली चाइना के साथ, इसीलिए अब यूक्रेन को भी हथियार देने मसला बना हुआ है अमेरिका के लिए, इसराइल को हथियार देना मसला बना हुआ है। और जो शॉर्टेजेस हो रहे हैं दे आर ऑल इन वेरी क्रिटिकल एरियाज। क्रिटिकल एरियाज ये हैं जो मिसाइल्स इनके हैं, जो आयरन डोम को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो जहाज़ों के लिए हैं, हर किस्म की मिसाइल स्टॉक्स अमेरिका के जो है ना, और रॉकेट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। कुछ तो 80% कम हो गए हैं, कुछ 50% कम हो गए हैं। इसकी पूरी डिटेल्स अब शाया हो गई हैं इंटरनेट पे, एनालिसिस जारी है, एनालिसिस भी चल रहा है। तो अमेरिका को वक्त लगेगा, और ये कहा जा रहा है आयशा कि कम अज़ कम साल लगेगा कुछ चीज़ों को स्टॉक्स को रीस्टॉक करने में। ये 2 हो गए। तीसरा है तेल। अमेरिका के ऑयल रिजर्व्स जो हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर अभी $6 का ऑयल नहीं हुआ, अभी भी $4 पे है, क्योंकि वो अपने ऑयल रिजर्व्स निकाल रहे हैं ताकि ये ऑयल की कीमत जो है ना ज़्यादा ना बढ़े। और वो गिरते जा रहे हैं, और अब वो उस लेवल पे आ गए हैं जिस पे 20% रह गए हैं सिर्फ। और उनको कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा आप आगे और नहीं अब ये कर सकते, रोकें, और अगले 6 माह के अंदर इतना तेल ख़रीदें
और प्रोड्यूस करें कि आपके स्टॉक लेवल्स फिर बढ़ जाएं, ताकि आगे अगर जंग करनी पड़े तो आपके पास स्टॉक लेवल्स हों। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त एक ये MOU वगैरह साइन किया उसने, और साथ साथ रूबियो को लगाया हुआ है, और कि कहो कि नहीं हम तो लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो ये स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नवंबर तक ज़्यादा इकॉनमी का क्रैश ना हो और भी हमें जंगी हथियार की ज़रूरत ना पड़े। सो मेरा ये ख्याल है मेजर वॉर अभी नहीं होगी इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। झड़पें होंगी, बस झड़पें होंगी, ऊपर होगा, नीचे होगा, 2-2 दिन भी चल सकती है कुछ चीज़, फिर चुप हो जाएगा, एक दूसरे को के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने ये क्लॉज वायलेट किया, आपने ये क्लॉज वायलेट किया, तो ये चलेगा और फिर ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, फिर भागदौड़ होएगी, फिर नया तय होगा कुछ ना कुछ। मगर जो सीरियस, अगर कोई चीज़ सीरियस होनी है जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर अमेरिका जो है और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे, दैट कैन ओनली हैपन आफ्टर द मिड टर्म्स। उसके बाद फिर कोई रिस्ट्रेनिंग फैक्टर नहीं होगा, कोई हाथ रोकने वाला नहीं होगा, कोई वजह नहीं होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर इसी ट्रैप में ना आ जाए और एस्केलेशन ट्रैप में ना आ जाए। और वो स्टेज पे अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि कोई पता नहीं अमेरिका फिर से रीड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट है टू ड्राफ्ट पीपल इनटू द आर्मी, उसको री इम्पोज कर दे, और बूट्स ऑन ग्राउंड का जो ऑप्शन है कि जी 1 लाख 2 लाख 3 लाख अमेरिकन ट्रूप्स को ईरान के अंदर भेजा जाए फॉर अ कंप्लीट विक्ट्री ओवर ईरान ऑन द ग्राउंड, जो कि लोग समझते हैं विल बी सुसाइडल बिकॉज ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, ईरान इज़ नॉट इवन सीरिया, ईरान इज़ ईरान। और इसलिए तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज जो है वो खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये आपने अमेरिका के पेश नज़र जो मामला है वो बताए, ईरान के पेश नज़र सेठी साहब इस वक्त क्या है? आपने कहा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ईरान ने किया है इस अटैक के बाद, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही GCC कंट्रीज़ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए या उनसे राब्ते कर लिए गए UAE की जानिब से, उधर तजारत बहाल होने की बात की जा रही है। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ अब्बास अराक़ची साहब का अपने तौर पर रब्ता हुआ। आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये ममालिक अपने तौर पर मामलात ईरान के साथ सुलझाएंगे, मगर एक तरफ GCC में ऐसी स्टेटमेंट देना और उसके फौरी बाद इस नौयत के राब्ते करना कि ट्रेड भी बहाल हो जाए, फ़्लाइट्स भी दुबई के साथ 1 जुलाई से बहाल होने जा रही हैं, ये क्या जाहिर करता है? देखिए, ये तो फिर ऐसे लगता है कि अमेरिका ने इनको कहा है कि ये बयान आप साइन कर दें, हाँ, मगर आप ईरान के साथ नॉर्मलाइज कर लें। अच्छा, बिकॉज हमें ज़रूरत है इस बयान की, बिकॉज हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। या तो ये थियरी है कि अमेरिका के कहने के ऊपर इन्होंने कर दिया है और उधर ईरान के साथ बराह रास्त उसको बता दिया है कि फिक्र ना करो, ये हमें प्रेशर था, हमने कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि वी विल स्टिक टू इट और चले हम नॉर्मलाइज करते हैं आपस में। मगर ईरान भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना, बिकॉज देखिए अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि अब सब ने ऑन पेपर लिख दी हैं, तो फिर बाद में तो ईरान के लिए नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाएगा ना कि हार्मोज को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना है, पैलेस्टाइन के अंदर क्या होना है, लेबनान के अंदर क्या होना है। क्योंकि अगर ईरान ये बात मान लेता है तो फिर बाद में कैसे ये कहेगा कि जी हम नहीं मानते इस बात को। तो ये इसके इससे डबल एज वेपन। तो मगर इनकी तरफ से तो ये है ना, गल्फ स्टेट्स की तरफ से एक तरफ वो अमेरिका के साथ बैठ गए जाके, दूसरी तरफ ईरान को कह रहे हैं हम तो अब अमेरिकन को नहीं आने देंगे यहाँ, आप हमारे साथ को मुक्का कर लें। तो ये गेम्स चल रही हैं और ईरान को ये सारी चीज़ें जो है ना स्टडी कर रहा होगा कि आपने कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। एक तरफ ईरान के अंदर लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि ठीक है, इनको इनकरेज करें कि अमेरिका से दूर हों, अच्छा, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि हमारे भी इंटरेस्ट यही है, उनके ऊपर प्रेशर है अमेरिका का, मगर आप इनको दूर ना करें, इनको आने दें, करीब आएँ, तो हमारे साथ कोई बना लें, कोई डिपेंडेंसीज हो जाएं, तो ताकि हम बेसिकली इनके साथ कुछ सेट कर सकते हैं अमेरिका से दूर करने के लिए। दूसरी तरफ ये होगा कि नहीं, ये धोखा देंगे, ये भी अपने लिए 4 महीने लेना चाहते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, और फिर अमेरिका के साथ ही जाके बैठेंगे। तो ग्राउंड के ऊपर ये क्या कर रहे हैं देखिए ना, बातें तो अपनी जगह पे हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही होंगी। इस वक्त प्रेशर ईरान के अंदर, इंटरनल ईरान के अंदर डिबेट चलेगी कि किस हद तक आपने अमेरिका को ट्रस्ट करना है, किस हद तक आपने UAE को ट्रस्ट करना है, किस हद तक आपने कतर के साथ बात करनी है और ओमान के साथ बात करनी है और सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये अब आपने देखना ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं और कागज़ों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, और अमेरिका जो कागजी कार्रवाई है उसके ऊपर किस किस्म की एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। बिकॉज आपने देखा रहा डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान दे देता है जिससे लगता है ऐसे है कि वो तो कह रहा है कि ईरान के साथ ये बात ही नहीं हुई, बात तो कुछ और हुई है। हर रोज़ एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है ट्विटर के ऊपर। वो कह रहा है कि
ईरान को कोई पैसे नहीं देने हमने, जो पैसे हैं उसके साथ ईरान जो है हमारे फार्मर्स की ग्रेन खरीदेगा, बल्कि हम तो ईरान से पैसे लेंगे, वो हाँ तो ये हम बात तो है, पैसे उल्टी। लेंगे इनसे, एंड उधर से वो कहते हैं क्या बकवास कर रहा है, हाँ। ऐसी तो बात ही कोई नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मगर ये क्योंकि सिर्फ ट्विटर के ऊपर चल रही है तो इसके साथ इतना डैमेज नहीं होता। मगर जब MOU की वायलेशन होती है ऑन द ग्राउंड, जो कि लेबनान में हो रही है, और ये जो इस किस्म के बयान इन्होंने दिए हैं, और ये जो अटैक किया है अमेरिकनों ने ऑन ईरान, दिस इज अ प्योर वायलेशन। तो अब ईरान कैसे डील करेगा, वी हैव टू वेट एंड सी, बट ये क्लियरली कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता जा रहा है। ये इतना सिंपल नहीं है कि MOU हो गया और अब सब कुछ ठीक होगा। जैसे मैंने पहले कहा, लड़ाई झगड़े चलेंगे और किसी न किसी स्टेज पे फिर टूट जाएगा सब कुछ, फिर बनाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं रोल अप इट्स स्लीव्स, अगर आपने रोल अदा करना है तो तैयार रहें फ्लाई करने के लिए। किसी वक्त भी आपको फिर ईरान जाना पड़ेगा या वाशिंगटन जाना पड़ेगा। हाँ, ये खबरें आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म, वैसे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो सुप्रीम लीडर, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे हैं जल्दी, उन्हें इनविटेशन भी आया हुआ है ज़िम्मे में। लेकिन सेठी साहब, चाहे वो बहरीन में अटैक का मामला हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटैक हो, चाहे अमेरिकन स्टेटमेंट्स हों, GCC कंट्रीज़ का ये स्टेटमेंट हो, इन सब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्यों गायब है? ये खबर आई थी कि गल्फ़ ईरान एक समिट हो सकता है जिसको सऊदी अरेबिया लीड करेगा, उसको पुश करने के लिए पाकिस्तान एफर्ट्स कर सकता है, या वो R4 का जो इजलास हुआ उसमें इस नौयत की बात हुई होगी। पाकिस्तान कहाँ है, या कोई कमेंट क्यों नहीं आ रहा? पहला राउंड ख़त्म हो गया है, अब पाकिस्तान को कोई दावत देगा तो पाकिस्तान आएगा ना। और ये जो R4 R5 की जो बात हो रही है, पता नहीं यार, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि यहाँ GCC में ये बयान आ गए हैं और उधर R4 और R5 वाले फिर इकट्ठे हो जाएं कहीं ना कहीं, और वहाँ से कुछ और बयान आने शुरू हो जाएं कि सो यू नो, ये इस किस्म की कन्फ्यूजन है वहाँ। जेन्युइनली इतना बड़ी तब्दीली आई है वहाँ। अच्छा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है कि इसने कहाँ जाना है। UAE के ले लें आप, अब सऊदी अरेबिया का ले लें, ये तो सॉलिड अमेरिकन एलाइज रहे हैं, सॉलिड, ठीक है ना। कतर और ओमान के तो इतने नहीं है जितने इन दोनों के हैं। मगर ये देखें ना आप, सऊदी अरेबिया को तो पहले समझ आ गई जी, वो तो उसने तो इब्राहिम अकॉर्ड से छुट्टी करा दी, तो उन्होंने समझ आ गई, और पाकिस्तान की मदद के साथ समझ आई कि ईरान के साथ बना के रखो। और चाइना की भी, चाइना ने भी जाहिर है, वो तो सारा यही था ना कि वो समझ गए। मगर UAE नहीं है, UAE अभी भी दूसरी गेम खेल रहा है। हाँ। तो ये अभी मेरा ख्याल है ये ब्लॉक्स बनेंगे, हाँ। ये लड़ाई भी होगी, बातें भी होंगी, नुकसान भी होगा एक दूसरे का, और ये मामला अभी सेटल होने वाला नहीं है, ये वक्त लगेगा। और अगला राउंड अगले राउंड वो कहते हैं कि सब अगले हफ्ते है जी, हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा हो सकता होगा। और कहाँ होगा? पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में इंसिस्ट करे कि इस्लामाबाद में हो इस्लामाबाद में। ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स ये प्रेडिक्ट किया सेठी साहब ने फॉर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो इस सारे मामले को देख रहे हैं। तो आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को हम एक ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। हमने सारा मंजरनामा डिस्कस किया, ईरान से लेकर अमेरिका तक, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, लेकिन पिक्चर से जो गायब था वो भारत था। तो हम भारत के साथ भी ज़रा याद कर लेते हैं अपने मामलात को, क्योंकि हम तो करें ना करें, हमारा फॉरेन ऑफिस इस पर तबसरा करे ना करे, इंडियन अखबारात में ज़रूर छप रहा है। अभी हम ट्रैक 2 या ट्रैक 1.5 के हवाले से बात करेंगे, और इस सेगमेंट में फिर हम आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई हिकमत अमली अनाउंस होने जा रही है, उस पर मीटिंग्स होने जा रही हैं, उस पर सेठी साहब का इनपुट भी लेंगे। अच्छा सेठी साहब, मैंने आपसे इससे पहले भी जाना, जब भी ये खबर आई, जैसे ही आई, इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 बार इस खबर को हाईलाइट किया गया, हिंदुस्तान टाइम्स में भी उन्होंने बताया अपनी इस खबर में भी कि 17 अप्रैल को हमने सबसे पहले इस बारे में बात की, और दोबारा से अब उन्होंने ये खबर छापी है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। मैं चाहूँगी कि मैं आपके सामने वो डिटेल्स रखूँ। हमें इससे पहले जो डेलीगेशंस हैं उनकी कंपोजिशन का नहीं पता था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की जो स्टोरी है वो बता रही है कि उसमें एक्स आर्मी चीफ है इंडिया की तरफ से, ये इंडियन डेलीगेशन है, इंडियन वफ्द में एक्स जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, अब वो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के एक थिंक टैंक के, उनका नाम राम माधव है, जबकि जो एक्स आर्मी चीफ है वो जनरल MM नरवाने हैं, और एक साबिक भारतीय डिप्लोमेट है जिन्होंने 90s में इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में सर्व किया हुआ है। और जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमारी शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, किसी ज़माने में अमेरिका में सफ़ीर भी रही हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री से एक खासी सर्विस सफारतकार हैं, DG साउथ एशियन साक सजाद हैदर खान, और मेजर जनरल असफन यार अली खान साबिक ISI एहलकार है, उन्होंने सर्व किया हुआ है मैकनाइज्ड डिवीज़न में, उसको कमांड कर चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस खबर की जो भी तफसीलात हैं, आपने भी अटेंड किया हुआ है
ट्रैक 2 सेशंस देखे हुए हैं, तो आप इस पर रोशनी डालें कि इसके नहीं, ये आउटकम बताएं ना, ये खबर कहती क्या है, मैं वन बाय वन आई कैन टॉक अबाउट। वो ये कह रहे हैं कि इसके वहाँ पर कोलंबो में यानी श्रीलंका में जो सेशन हुए हैं, मुलाकात हुए हैं, उसमें और भी ममालिक थे जिनमें श्रीलंका है, यूके है, मालदीव्स हैं, वो भी इसमें इनवाइटेड थे। उसमें यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स पॉल कपूर वो भी आए हुए थे और बाकायदा उन्होंने डिनर दिया जिसके इनवाइटीज़ में सिलेक्टेड लोग थे और उनमें इंडियन और पाकिस्तानीज भी शामिल थे। तो वहाँ इन दोनों ममालिक के दरमियान पानी का मामला हो गया, टेररिज्म का मामला हो गया और क्राइसिस के दरमियान कम्युनिकेशन का मामला हो गया। इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। कल आपने बताया था कि नतीजा क्या निकल सकता है, अब आप बताएं कि ये किस नौयत की बातचीत है और इसे किसकी सरपरस्ती हासिल है या आशीर्वाद हासिल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कुछ इन चीज़ों के बारे में कुछ इल्म है। मैंने भी कुछ ऐसे सेशंस अटेंड किए हैं पहले जी, हाल ही में नहीं, इससे पहले। तो आई नो ये ट्रैक 2 क्या होता है और इसमें होता क्या और क्या नहीं होता। अच्छा, मगर ये जो ट्रैक 2 है इसमें कुछ थोड़ी सी फ़र्क है फ्रॉम द अर्लियर ट्रैक 2s। पहली बात तो ये है कि आर्मी के सीनियर रिटायर्ड लोग इंडिया की तरफ से नहीं आए, हमारी तरफ से एक आध आ जाते हैं, मगर इंडिया की तरफ से इतने लेवल के लोग नहीं आए। अच्छा, इन इस किस्म के ट्रैक 2 में मैं तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में भी गया हूँ जहाँ जनरल सुंदर जी भी आते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि इंडिया के चीफ रहे हैं। तो मतलब वो और चीज़ थी। तो वो अमेरिका वो कॉन्फ्रेंसेस करवाता था इंडो पाकिस्तान की अमन के लिए। तो उसके अंदर जर्नलिस्ट भी आते थे, ऑफिशियल्स भी, रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी आते थे। मगर ये जो है ना, ये अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश वालों ने ये स्पॉन्सर किया हुआ है। इसीलिए पहली दफ़ा ये कि वो खुद बैठे हैं बीच के। अच्छा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हैं। अभी आपने जिक्र किया अमेरिकन के भी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक बैठे हुए हैं जी। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे ये इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि इसके पीछे कोई ऑफिशियल सैंक्शन है। दोनों हुकूमतों ने ओके किया कि आप करें ये, और दोनों हुकूमतें एक्सप्लोर कर रही हैं कि जो बातें डायरेक्ट नहीं कर सकते विदाउट कमिटिंग समथिंग, कि जैसे नॉन पेपर कहते हैं, इसके ज़रिए कोई बातें जो हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है। और ये जो रिपोर्टिंग हो रही है, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। पहले जब भी इस किस्म के थिंक टैंक्स के अंदर बातें होती हैं तो कोई खबर बाहर नहीं आती, बिकॉज वन ऑफ द रूल्स इज, जैसे वो चैथम हाउस रूल्स कहते हैं कि जो यहाँ डिस्कस होगा वो बाहर नहीं जाएगा, कोई इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बिल्कुल ऑफ द ग्रिड होगा। ओके, इस दफ़ा आपने देखा कि इंडियन अखबार जो है जी, वो ऐसे जैसे एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कोई उनको कह रहा है कि ये चलाओ। हाँ, और पहले आपने कहा कि हिंदुस्तान टाइम्स में आता रहा, अब एक्सप्रेस में भी आना शुरू हो गया। और इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें मैंने आज पढ़ी हैं जो कि लगता है ऐसे है कि बिल्कुल एक मिसलीडिंग, डिलिबरेट मिसलीडिंग हो रही है। अच्छा। मैं नहीं समझता कि इंडिया के रिपोर्टर्स इतने बाखबर हैं या बेवकूफ़ हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि ये ट्रैक 2 जो है इसका क्या तल्लुक होता है विद गवर्नमेंट्स और नॉट। अच्छा, तो एक लम्हे में कहते हैं ट्रैक 2 है, दूसरे लम्हे में कहते हैं बैक चैनल। बैक चैनल, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में बताया था, वो बैक चैनल होती है ऑफिशियल लेवल की। अच्छा, दैट इज़ नॉट वाया दिस। उसमें ये होता है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स या जो हैं वो खुफिया तौर पे मिलते हैं, या ISI के और रॉ के लोग मिलते हैं खुफिया तौर पे। अच्छा। और वहाँ वो कुछ बातें होती हैं जो कि बिल्कुल बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स होती हैं और हाईएस्ट लेवल पे होती हैं, और किसी किस्म की खुशबू ये बू भी नहीं आती होती, ठीक है, जो कि पहले होती रही हैं। दोज आर नोन एज बैक चैनल्स। ओके, कि भाई हम फॉरेन ऑफिस के जरिए नहीं कर रहे, खुल के नहीं कर रहे, कहीं बैठ के नहीं कर रहे। तो कभी वो बैंकॉक में हो जाती थी, कभी वो इराक में हो जाती, कभी ईरान में, कभी UAE में, वो बैक चैनल चलती थी। जब भी कोई क्राइसिस हो तो उसको मीडिएट करने के लिए। जी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब तजारत खुलने की बात हो रही थी, जबकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उधर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, और वो उस वक्त बातें हो रही थी कि जी किस तरीके के साथ तजारत को बढ़ाना है और नहीं करना। तो उस वक्त भी बैक चैनल चल रही थी। उनकी तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, हमारी तरफ से शहरयार खान साहब थे, जो कि एक ज़माने में फॉरेन ऑफिस सेक्रेटरी भी रहे हैं और PCB के चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनको कहा गया था कि आप हमारी तरफ से बैक चैनल चलाएं। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती है। सो दिस इज़ नॉट बैक चैनल। मैंने चेक किया फ्रॉम माई सोर्सेज इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड एल्सवेयर कि ये कोई हमारा इसमें कोई फीडबैक जो है ना हमारी तरफ से नहीं है कि इसको आगे बढ़ाएं या इसको कम करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
अच्छा, मतलब है कि वी हैव नॉट ऑफिशियली सैंक्शनड दिस। ओके, तो अब जिनको ये इन्होंने इनवाइट किया है, आपने शहरी रहमान साहबा का नाम लिया, एक जी। दो और लिया, ये हमेशा इस किस्म के ट्रैक टू पे जाते हैं। ओके, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराने घोड़े हैं जैसे आप समझें ये। मगर दूसरी बात ये होती है इस किस्म के डिस्कशंस में कि जो भी जाता है जिसका ताल्लुक रियासत के साथ किसी न किसी स्टेज पे रहा हो, शहरी रहमान साहिबा एम्बेसडर रही हैं, जी। मिनिस्टर रही हैं, उधर पटौदी साहब इज बीन इन दी ISI, जी, कुछ हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं जी। जो कि हाई लेवल ऑफिशियल्स रिटायर्ड। होता ये है कि जाने से पहले इस किस्म के जैसे कि उधर भी यही होता है, जाने से पहले ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करते हैं, ब्रीफ पूरी लेते हैं कि क्या पूछा जा सकता है, क्या हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होती, दिस इज़ सेमी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। मगर इसके साथ साथ और भी लोग होते हैं जो ना ब्रीफ लेके जाते हैं ना ब्रीफ लेके आते हैं। वो जर्नलिस्ट होते हैं या और इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो कि ना रिपोर्टिंग करते हैं ना पूछ के जाते हैं। मगर ये जो है ना, इसमें ऐसे लगता है कि जो गया है वो उधर से भी पूछ के आया है जी, और इधर से भी पूछ के गए हैं, और जो वहाँ बातें हुई हैं उन्होंने भी रिपोर्टिंग की है वापस जाके अपने फॉरेन ऑफिस को या नेशनल सिक्योरिटी को, और इधर भी जो गए हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है। तो लगता है ऐसे है कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जा रहा है। अच्छा, मगर निकला कुछ नहीं इसमें, कोई ऑफिशियल सैंक्शन नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल सैंक्शन नहीं है। अब सवाल ये आया कि इतनी इंडियन मीडिया क्यों इसको चला रहा है, और हम क्यों खामोश हैं? हमारे मीडिया को तो किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी, जो लोग गए हैं उन्होंने कोई ब्रीफिंग नहीं दी, और अभी तक कोई सवाल का जवाब भी नहीं और मिला ना ही वो कि- देंगे। हाँ। तो इंडियन मीडिया को कौन ब्रीफिंग दे रहा है? जो लोग उसके अंदर है वो दे रहे हैं या गवर्नमेंट दे रही है या रॉ दे रही है? कौन ब्रीफिंग दे रहा है? तो ये सवाल खड़ा हो गया ना अब। जी, तो ये जो रिपोर्टिंग है इसके अंदर बड़ी अफवाहें हैं। जी, एक अफवाह तो कल परसों निकली थी जिसके ऊपर मैंने तबसरा किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो बहाल कर कि देते जी हैं, आप बात हुई हमारा ये है कि स्पेस जी दे दें। बातें हो रही हैं कि जी वो तो ये था कि गवर्नमेंट के साथ आपस में बैक चैनल हो रही है। ये इंडिया की खबर थी, जी, बिल्कुल गलत खबर थी। जैसे मैंने कल कहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही बैक चैनल के जरिए कि जी पानी हम खोल देते हैं या नहीं करेंगे और उधर आप हमारे $500 मिलियन का जो नुकसान हो रहा है एयर इंडिया का, उसको आप रास्ते खोल दें उनके लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी, आपको दिलचस्प ये बात बताओ कि मेरी चिड़िया की ये खबर है कि इनके इस डायलॉग के दरमियान भी ये कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ ये बिल्कुल मामला। ये डिस्कस अच्छा, नहीं हुआ। आइडिया फ्लोट तक नहीं हुआ। तो ये फिर कहाँ से ये आइडिया अखबारों में आना शुरू हो गया? इंडियन एनालिस्ट ने इसको वेलकम किया और इसे ग्रीन सिग्नल करार तो दिया। इसलिए ये एक पूरी लगता है कि इसके पीछे कोई सोच है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की, अच्छा। इंडियन रॉ की, इंडियन फॉरेन ऑफिस तो की। आरएसएस के जो सेक्रेटरी सीनियर अब थे, हाँ। तो सवाल ये है कि इसके अंदर आरएसएस के लोग पहली दफा आए। जी, बीजेपी के जो रहे हैं जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये हो सकता है कि बीजेपी ने कहा है आरएसएस को कि एंटी पाकिस्तान हार्ड लाइन तो सबसे ज़्यादा आपकी होती है, हम इम्प्रेशन दुनिया को देना चाहते हैं कि हम पीसफुल, हम ज़बरदस्ती लड़ाई नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, जी, हम डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते रीजन को। ठीक, हमने तो जो संदूर किया था वो तो इसलिए किया था ना कि हमारे ऊपर एक ऑपरेशन हो गया था टेररिज्म का। पहलगाम। तो उनको ये कहा है कि आरएसएस को, क्योंकि आप हार्ड लाइनर हैं तो आपकी तरफ से ये थोड़ी अमन की बातें होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की बातें होनी चाहिए। बीजेपी ने ये कहा है कि हम नहीं कर सकते, हम करेंगे तो कमज़ोरी समझी जाएगी, पाकिस्तान समझेगा कमज़ोरी है, ये मांग रहे हैं, अब अमन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम इम्प्रेशन नहीं देना चाहते, ना ही हम अपनी आवाम को देना चाहते हैं। हमने तो हार्ड लाइन ली हुई है, हम तो वोट जीतते हैं इससे ऊपर। मगर हमें दुनिया का भी तो बताना है ना कि वी आर द गुड गाइज, हम वॉर मंगर नहीं हैं, हम लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि अब प्रेशर पड़ रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी, दुनिया देख रही है कि ये अब पानी वाली बात है, ये तो ह्यूमन राइट्स की बात बन जाती है। तो इंडिया थोड़ा अंडर प्रेशर है, बीजेपी गवर्नमेंट। तो उन्होंने शायद आरएसएस को कहा कि आप ये शोशा छोड़ें। अच्छा, तो देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है, क्या पाकिस्तान के लोग भी इसको उठाते हैं, क्या इसके ऊपर कोई माइलेज मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक, कि अगर मिलती है तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये, दूसरी ये थ्योरी है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इंडिया और इजराइल का एक इकट्ठ हो रहा है और वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री इकट्ठ हो रहा है, जी। और उसका जो मेन पर्पज़ है वो एंटी पाकिस्तान इकट्ठ हो रहा है। डीजी मिलिट्री का अभी विजिट हुआ, ठीक, 23rd तो को। उसको ये नहीं, ये इंप्रेशन ये जा रहा है कि इंडिया फिर कोई ना कोई तैयारी कर रहा है कुछ ना कुछ करने की। अच्छा, इसीलिए इजराइलीज़ को पूरा इनवाइट कर लिया कि अंदर ही आके बैठ जाए। हाँ, ठीक, तो
और ये देखिए ना, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। तो अब क्या हकीकत क्या है, दैट आई कांट से, बट मैंने आपको बता दिया है कि इस वक्त जो थेरीज चल रही हैं जी, क्योंकि डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई इंडियन गवर्नमेंट की चाल है। अब वो क्या अमेरिका और बरतानिया और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं वी आर नॉट वॉर हम मंगर्स, पीसफुल हैं, हाँ हम तो नहीं करना चाहते, हम तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे हाँ हैं। हमारी आरएसएस ये बात जी, कर रही है। दत्तात्रेय होसवाले। मगर एक तो ये थ्योरी है, दूसरी ये थ्योरी है कि ये आपको फॉल्स, वो अंग्रेजी का मुहावरा टू लल यू इनटू अ, ओके, आपको रिलैक्स करवा रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा। हमारे तो पीछे से कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, सरप्राइज कुछ करना चाहते हैं, और ये आपको सिर्फ इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ वॉर। ओके, हम जल देने की ठीक है, एक कोशिश दफ़ा कर पॉज तो किया हुआ है मगर अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर दूसरी तरफ ये कुछ और तैयारी कर रहे हैं। रहे हैं। ओके, तो ये भी इसके पीछे हर किस्म की सोच हो सकती है, बट डेफिनेटली दिस इज़ फॉर श्योर कि ये सिंसियर एफर्ट नहीं है, हाँ हाँ, और ये एक प्लान्ड ऑपरेशन है। और पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको बता दूं, कोई पाकिस्तान ने किसी किस्म की भी ओके नहीं किया किसी चीज़ को। और एक और आखिरी थ्योरी है, के अब ये आप खुद चुन ले, एक थ्योरी ये है कि एयर इंडिया जो है वो बंद हो जाएगा 6 माह में। जी, उनकी हालत बड़ी पतली उनकी है, हालत बदली 500 है, to 600 इतने के ज़्यादा पास। लॉसेस वो सस्टेन नहीं कर सकते। जी, उनकी तरफ से बहुत सख्त प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि आप कुछ मुकमका करें, हमारी ये एयर इसको खुलवाएं। मैं आपको बताऊं 2 माह पहले एक अफवाह चली थी, पक्की अफवाह थी, इंडियन अखबारों ने ये बात शुरू कर दी थी जी, कि जी हो गया तय हो गया, पाकिस्तान अगले महीने खोल रहा है, Airspace खोल एयर स्पेस देगा। खोल रहा है। तो उसी वक्त मैंने अपने चिड़िया को भगवाया इस्लामाबाद, अच्छा, तो वहाँ से पता चला नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर ये जो है ना पाकिस्तान एक एक महीने की इसको एक्सटेंशन दे रहा है। बिल्कुल है। इससे ये इंप्रेशन बढ़ता है कि किसी स्टेज पे शायद इसको रिमूव भी कर दें, अच्छा, एक्सटेंड ना करें। तो उसकी वजह से फिर इंडिया वाले जो हैं वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि जी आप तजारत शुरू कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो हम कह रहे हैं नहीं, अभी हम वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। इसीलिए अभी तक एम्बेसडर्स भी एक्सचेंज नहीं किए। जी, मगर ये मुमकिन है कि ये जो बिग बिजनेस जो एयर इंडिया को मलकियत है जिसकी, जी, हो सकता है कि उनकी तरफ से आरएसएस को या बीजेपी को अप्रोच किया हो कि हम मारे जा रहे हैं, आप कुछ करें, ठीक, कुछ एक माहौल बनाएं। राइट, और उन्होंने फिर ये सोचा हो कि अच्छा ये माहौल कैसे बनेगा, ये तो फिर आरएसएस के जरिए हम करवाते हैं। तो इस किस्म की मेरा ख्याल है ये समवेयर इन दिस सारी एरिया theories हैं। कुछ ना कुछ हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एंगेजमेंट शुरू ये हुए हैं दरमियाना और जो है अब इस इसमें वक्त, हाँ। हाँ कोई दरमियाना रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही मगर है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की तरफ से कोई पेशकदमी नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बात हो कि इसको रिस्टोर करो और पानी के साथ और इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, कोई बात हुई नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन भी अभी वाज़ेह नहीं कोई हुई बात है नहीं मामलात हुई, के हवाले ना ही से। पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ है कि आप जो कश्मीर में कर रहे हैं वो आपने यूनिलैटरल स्टेप्स लिए, हमने तजारत बंद कर दी, हमने एयर स्पेस आपकी बंद कर दी, आपने जंग की हमारे ऊपर, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे आप। तो वो तो मौक़िफ़ है आपका। अब वो किस स्टेज पे उसको तब्दील होगा, वो इट हैज़ टू बी एट अ वेरी हाई लेवल, जी। और मैं समझता हूँ वो अभी वक्त नहीं आया। नए इंडियन डिप्लोमेट तो पाकिस्तान में अपॉइंट हो गए हैं जो श्रीलंका में इस वक्त सर्व कर रहे हैं, वहीं जहां ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वहां से वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ बर्फ़ पिघलेगी दोनों ममालिक के दरमियान? मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म में कोई बर्फ पिघलेगी। ओके, ठीक है। ये है मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कितने चांसेस हैं, कितनी उम्मीद है, कितनी नाउमीदी, आपने जाना। वापस आते प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ चेंजेस आ रही हैं आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? एक्चुअली मैं जब भी आपके सामने ये सवाल रखने की कोशिश करती हूँ आप बचने की कोशिश करते हैं। कभी मैं कामयाब हो जाती हूँ, कभी आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे आपसे ये सवाल ज़रूर जानना है क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की ज़रूरत पे हमेशा से जोर दिया जाता रहा है। इमरान खान साहब के दौर में उसका जो हश्र हुआ वो सबके सामने है, लेकिन अब उसके लिए क्या किया जा रहा है वो ये कि सालाना फ़ीस डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीम्स के लिए बढ़ा दी गई है। ये जो इजाफे हुए हैं, ये नई पॉलिसी जो सामने आई है, जो ऐलानात हुए हैं और इस पर एक मीटिंग भी बुला ली गई है, क्या कहेंगे आप, ये कितना अहम है? बात यह है कि कितने मिनट हैं आपके पास? 5। ओके, मुख्तसरन ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत सदियों पहले
हफीज़ कारदार साहब ने इस्टेब्लिश की थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी जूस नहीं थी, इतनी जान नहीं थी कि वो क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर सकता। तो कारदार साहब ने, जब वो चेयरमैन थे पीसीबी के, तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट्स को कहा जाए, क्योंकि सब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स थी, कि आप पैसे लगाएं और आप डिपार्टमेंट्स को के अंदर क्रिकेट के एक प्रोजेक्ट्स बनाएं, और वो फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेंगी और वो ही तनख्वाहें देंगी, वही पैसे देंगी। तो डिपार्टमेंट्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। उनको फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी सीट मिल गई। तो अभी भी इस वक्त जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स और 4 क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस के। अच्छा, मगर हुआ ये कि ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था, जिसकी, क्योंकि उस ज़माने में पीसीबी गरीब बोर्ड था, हैंड टू माउथ था, मुफ्लिस था। हाँ, क्योंकि उस वक्त कोई पीएसएल नहीं था। उस वक्त सिर्फ आईसीसी से जो 4 पैसे आते थे। उस वक्त T20 क्रिकेट भी नहीं थी, तो टेस्ट क्रिकेट ही थी। तो टेस्ट क्रिकेट में कितने पैसे, कभी पैसे बनते थे, थोड़े पैसे पीसीबी को मिलते थे, उसके ऊपर रोटी पानी चलाना था। अच्छा। पीसीबी कर कुछ नहीं सकता था। इसीलिए फिर उन्होंने कहा जी कि हुकूमत को हेल्प कर दे, ठीक। और हुकूमत ने कहा डिपार्टमेंट्स को कहा कि तुसी 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्च करो और आप सपोर्ट करें क्रिकेट को। अच्छा। उन्होंने फिर सब क्रिकेटर्स को हायर करना शुरू कर दिया और क्रिकेट टीम्स बना ली, जिनको उन्होंने ट्रेन किया, और फिर वो एक कायदे आज़म ट्रॉफी और दूसरी ट्रॉफीज़ के अंदर उनमें हिस्सा ले रहे थे। तो वापडा की टीम थी, सुई नॉर्दर्न की थी, सुई सदर्न की थी, इसी तरीके के साथ कस्टम्स की टीम थी, वगैरह 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 और भी थी। अच्छा, यहाँ तक बैंकों की टीमें थी, हबीब बैंक की थी, यूबीएल की टीम थी, इसी तरीके के साथ तरक्याती बैंक की टीम थी, एंड सो ऑन। तो वो चलाते थे। पीसीबी गरीब था। अच्छा, जब पीसीबी के पास जब 4 पैसे पीएसएल की वजह से आने शुरू हो गए और T20 शुरू हो गया एट आईसीसी लेवल और वनडे शुरू हो गया, तो पैसे, गेम में पैसा आ गया बहुत सारा। जब गेम में पैसा आया तो पीसीबी को आईसीसी से भी पैसे आने शुरू हो गए और पीएसएल की तरफ से भी पैसे आने शुरू हो गए। जैसे पैसे आने शुरू हो गए तो फिर मामला जो है वो चलना शुरू हो गया और आपको पीसीबी ने पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। ठीक है जी, एकेडमीज बननी शुरू हो गई, ग्राउंडें तैयार होने, स्टेडियम बनने होना से सब काम शुरू हो गया। जब और मामला चल रहा था, डिपार्टमेंट्स ने अपनी टेस्ट क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीम्स भी बनाई हुई थी, उन्होंने उसको मजबूत करना शुरू कर दिया, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दिए, तो मईशत भी चल रही थी, सब कुछ ठीक था, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी पीसीबी पे खर्चे करता था। इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने कहा कि ये बंद कर दो डिपार्टमेंट्स को। उसके अंदर लोगों ने कहा 5000 क्रिकेटर की रोज़ी है, उन्होंने कहा डजंट मैटर, बंद, डिपार्टमेंट सब क्रिकेट नहीं खेलेंगी। पीसीबी 6 टीमें बनाएगा जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और वो पीसीबी जो है 6 टीमों के साथ ही काम करेगा। ये नहीं सोचा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 30 मिलियन की पॉपुलेशन है और छोटा सा मुल्क है, 80% मुल्क जो है वहाँ तो आबादी नहीं है बिल्कुल, कोस्टल सिटीज़ में है सिर्फ आबादी, और उधर ये पाकिस्तान 250 मिलियन और यहाँ तो इतने रीजन्स है, हर जगह पे क्रिकेट खेली जाती है। आप कैसे ये इसको ख़त्म कर देंगे? 6 टीमें, हम तो 16 टीमें पूरी नहीं होती, उसके अंदर भी लोग खेलने के लिए तैयार हैं। यही तो एक पूल है जिसमें से सारा टैलेंट निकलता है, कोई केपी से निकलता है, कोई वज़ीरिस्तान से निकलता है, कोई इधर से, कोई सवाए बलूचिस्तान में हर जगह से टैलेंट आ रहा था। तो ये इसको ना करें ऐसे, नहीं बंद कर। तो उस वक्त जो पीसीबी पे इन्होंने जिन लोगों को लगाया वहाँ, उन्होंने इसको सपोर्ट किया, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो गई, नोज डाइव, आप हारने शुरू हो गए हर जगह, नया टैलेंट आना बंद हो गया। जब मैं वापस आया 2023 में, तो उस वक्त सबसे पहले हमने ये किया कि हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट रिस्टोर की जी। मुझे हर डिपार्टमेंट के पास जाके रोना धोना किया कि आप वापस टीमें बनाएं। उनमें से आधी डिपार्टमेंट से तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी अब बंद हो गया हमारा, अब तो 4 साल 5 साल से बंद पड़ा है, अब हम कैसे करेंगे। प्लस अब नए हालात हैं हमारे, हम तो बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, हम तो पैसे हमारे पास है ही नहीं, हम तो लूज़ कर रहे हैं पैसे। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं सुई सदर्न टीम बनाना चाह रहे थे, तो मैं उनको मिलने गया कराची में, मैंने कहा टीम बनाए, अब तो रिस्टोर हो गया सब कुछ। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा जी बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ले लो। पता चला बोर्ड के अंदर जो चेयरपर्सन थी बोर्ड की, वो उस वक्त की फाइनेंस मिनिस्टर थी शमशाद अख्तर साहिबा। अच्छा। मैंने शमशाद को फ़ोन किया, मैंने कहा सुना ये मसला है, आप प्लीज़ सपोर्ट करें क्रिकेट टीम को। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं हमारे पास, सो कांट अफोर्ड इट, बहुत से हमारे लीकेजेस हैं, ये वी कांट अफोर्ड इट, इनकार कर दिया।
2-3 और इदारों ने, हबीब बैंक ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अब नहीं, हम नहीं कर सकते। यूबीएल वैसे ही बंद हो चुका था, उन्होंने कहा हम भी नहीं कर सकते। तो मतलब है ये एक बड़ा मुश्किल से हमने इसको रिवाइव किया। अच्छा, क्योंकि लोग अब 10-20 करोड़ साल का नहीं खर्च करना चाहते। अब तो खर्च ज़्यादा हो गया, पहले 10-20 करोड़ था, अब ज़्यादा हो गया उनके खर्चे। अब ये हुआ कि इन्होंने अब जो किया, इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट को सपोर्ट नहीं किया इस पॉलिसी के तहत। अच्छा, इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर और बोझ डाल दिया, हौसला शिकनी की है और किया कि आप 1.5 करोड़ रुपया साल का दें, आप ये करें, आप वो करें, हम ये आपको मॉनिटर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भाग जाएंगे, वो पहले ही ढूंढ रहे हैं रास्ता कि हम निकले यहाँ से, हमसे अब नहीं क्रिकेट खेली जाती, ना चलाई जाती है, ना हमारे पास पैसे। पीसीबी को चाहिए बिल्कुल उसके बरक्स, पीसीबी एकेडमीज बना के दे, पीसीबी ग्राउंड्स इनको बना के दे, उनका देखभाल करे। पीसीबी जो है इनके इनकरेज करे कि आप खुद प्लेयर्स को लेके आए, अगर ज़रूरत पड़े तो पीसीबी सब्सिडाइज भी करे। क्योंकि डिपार्टमेंट्स एक तो चीज़ है ना कि प्रोफेशनल्स हैं, वो जो भी करेंगे वो प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। तो पीसीबी को डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे एक ज़माने में डिपार्टमेंट्स ने पीसीबी को सपोर्ट किया। ये पॉलिसी बिल्कुल उसके बरक्स है। मैं समझता हूँ इट्स अ डिज़ास्टर। अच्छा, और मैं समझता हूँ इनको डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये डंडे के तौर पे ये अगर डिपार्टमेंट्स को करेंगे तो वो हाफ हार्टेड डिपार्टमेंट्स करेंगी, और ये जो रह गया थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट्स का इनपुट वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है टू चेयरमैन साहब कि आप मेहरबानी करके जिनके हवाले आपने ये सब कुछ किया हुआ है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, और ये तबाही की तरफ आपको ले जा रहे हैं। पहले ही आपका रिसोर्स पूल जो है वो कम हो गया है, आपके पास नए टैलेंट नहीं आ रहा। आप जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट आपने ऑर्गेनाइज़ की हुई है, ये नहीं काम चलेगा, और ऊपर से अब आपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। आपको चाहिए अब डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करें, ये नहीं कि डिपार्टमेंट्स के ऊपर और बोझ डालें। मशवरा। पीसीबी बहुत अमीर है अब, तो आप चाहिए पीसीबी को खर्च करना पैसे, ये नहीं कि जी फीसें लगानी शुरू कर दी कि जी आप ये दें और ये दें और वो दें। जो हौसला शिकनी कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां से टैलेंट आ रहा है। बहरहाल पीसीबी की जानिब से एक बहुत अहम मीटिंग बुलाई गई है डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही के मामले के ऊपर परसों, यानी 29 जून को ये मीटिंग, जिसमें इस पॉलिसी की जो डिक्लेयर कर दी है यार, डिक्लेयर मीटिंग कर क्या दी है, की है? लेकिन उसमें ये देखने जा रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे डिपार्टमेंटल ये पहले नहीं सोचा पॉलिसी अनाउंस करने से पहले? जी, ये आज आपका जो शो है, और आई होप सो, आई होप मोहसिन नकवी साहब जरा इसको गौर करें, और जो लोगों को पता है इस चीज के बारे में उनको बुलाएं। आई एम गेटिंग अपसेट। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने पीएसएल को बनाने में मेहनत की और उसके बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस लाने में मेहनत की, तो किस नौयत के आपको चैलेंजेस देखने में आए, और उसके बाद जब इस तरह का हाल हो कि जहां से आपका रॉ टैलेंट आता है और जो आपके क्रिकेट को वर्ल्ड वाइज शेप करता है, जब उसकी हौसला शिकनी इस अंदाज में होगी तो दुख तो होगा। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ज़हीन आदमी है, वो इस मामलात के ऊपर ज़रूर गौर करेंगे, और 29 तारीख की जो मीटिंग है हम उसका आउटकम देखेंगे। प्रोग्राम में अगर आप कोई सवाल भेजना चाहें, नंबर है आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।